आज कंपनी हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाती है कि जी जिस थाली में खाया उसमें छेद किया, मेरे बारे में तो क्या क्या चीज़ें बोली गई, गद्दार बोला गया, बाप बदल लिया। हम अपने हक का पैसा कमाते हैं और हमारे बारे में कहा जाता है कि जी कि कंपनी ने इतना दिया। कंपनी नहीं देती, हम कंपनी को देते हैं। मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर करी गई, हमें एम्प्लॉई साबित किया गया उस एफआईआर के अंदर कि हम उनके पास जॉब करते थे। ठीक है, मेरे को अगर 20 लाख रुपये महीना आ रहा है, मेरे को 18 आ जाएगा, चल जाएगा। लेकिन एक आदमी जिसको 5,000 रुपये महीना आ रहा है, उसको अगर 2,500 आएगा ना, तो उसका बेचारे का आपके पास अब बहुत पैसा आ गया, तो अब आपका ध्यान हट गया उस चीज़ के, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान भी नहीं रहता, आपको ये भी नहीं रहता कि कंपनी के क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसमें क्या लोगों के ऊपर असर पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग प्रोफेशन है, एक पूरा का पूरा मतलब लोग इसको समझ लेते हैं कि ये स्कीम है। नहीं, ये हार्डकोर बिजनेस है और इसमें आपको आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए। नहीं है तो डेवलप करो, नॉलेज नहीं है तो सीखो। आदमी को पैसा मोटिवेट नहीं करता, आदमी को मोटिवेट करता है रिजल्ट। ये इंडियन पीपल की प्रॉब्लम है। वो कहता है कि मेरे को काम करना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे काम करना है, लेकिन काम नहीं करना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने। और आज फिर हम एक शख्स से आपको मिलवाने लेकर आए हैं जिसने इंश्योरेंस सेक्टर से अपने करियर की शुरुआत करी, फिर डायरेक्ट सेलिंग में एक दशक तक एक्सपीरियंस लिया और आज वो एक डायरेक्टरशिप में है एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। तो क्या आप तैयार हैं इस सफ़र को जानने के लिए और उन बारीकियों को समझने के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग में चाहिए होती हैं आगे बढ़ने के लिए? Ladies and gentlemen, please welcome Kunal Kamra. सर, स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आपने बहुत ही नाम कमाया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एज अ डायरेक्ट सेलर, और आगे आप इस जर्नी को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं डायरेक्टरशिप में। तो सबसे पहले तो आप जानना चाहेंगे कि कैसे आपकी शुरुआत हुई डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में इंश्योरेंस से? एक्चुअली मैंने लगभग 8 साल एमएनसीज में जॉब करी है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैं मैनेजर था, तो वहाँ पर मेरा टाई अप रहता था बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के साथ। तो वो हमारा इंश्योरेंस सेल करती थी, तो मैं वहाँ पर उनसे मिलता था, तो उनके जो एसोसिएट्स होते थे उनको ट्रेनिंग देता था। तो वहाँ से मुझे समझ आई कि एक ये इंडस्ट्री भी है। अभी तो हमारे उससे पहले तो मुझे यही था कि ये बस लोगों को लूटने का बिजनेस है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का बिजनेस है। तो जब मैं उसके अंदर घुसा तो मुझे पता लगा कि ये बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, बहुत ही बेहतर इंडस्ट्री है और इसमें भी एक करियर बनाया जा सकता है। तो वहाँ से मुझे जो है समझ आई थी इस इंडस्ट्री के बारे में। तो सर, कौन से ईयर में आपने शुरुआत करी? मैंने शुरुआत करी थी 2012 के अंदर। ओके। तो 2012 में आप जिस कंपनी से जुड़े उस कंपनी में आपने शायद 1 दशक से ज़्यादा काम किया। ऑलमोस्ट 11 साल काम किया। तो आपने क्या, आप उस एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं जब आपने डायरेक्ट सेलिंग शुरू करी? किन उम्मीदों से करी थी? क्या वो उम्मीदों पे आप मतलब आपकी उम्मीदें खरी उतरी कि जब आपने शुरुआत करी कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हुए या कुछ अचीवमेंट्स हुई? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मेरा शुरू से ये रहता है कि आपको टाइमली डिसीजन लेना सबसे ज़रूरी है ना। और अगर आप कन्विंस हो किसी चीज़ से तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। लोग क्या बोल रहे हैं मुझे उस चीज़ का कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो मैं कन्विंस था, मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में समझ आ गई थी, मैं कन्विंस था और मुझे ये देखना था कि उस समय पे कौन सी कंपनी बेस्ट है। मैंने कंपनी को ज्वाइन किया, मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू करी। सबसे पहला चैलेंज तो मुझे मेरी फैमिली से ही आया। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ये इंडस्ट्री थोड़ी सी बदनाम है, अब तो फिर रेपुटेशन बन गया, लेकिन आज से 12 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे इतना नहीं था। तो मेरे फैमिली वाले, मेरे पेरेंट्स ही मेरे खिलाफ हो गए कि यार तू ये क्या कर रहा है, अच्छी भली नौकरी छोड़ के तू ये क्या कर रहा है। मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो मतलब मेरे इन लॉज वाले देख रहे थे कि ये बंदा इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के, मतलब होता है ना कि नौकरी देख के ही आजकल शादियां होती हैं, तो वो छोड़ के और ये नेटवर्क मार्केटिंग सिक्योरिटी को छोड़ के आपने एक रिस्क लिया बहुत बड़ा। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी लोगों को यूँ लगता है कि ये किस्मत आजमाने का काम है, कोई स्कीम है ना। सो वो करियर की तरह देख ही नहीं रहे थे। तो ये चैलेंज सबसे पहले आए। उसके बाद एकदम से इनकम बंद होगी तो मेरे को सर्वाइवल के लिए बहुत दिक्कतें शुरू में फेस करनी पड़ी। लेकिन ये था कि फ्यूचर है, मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा था। तो मेरा शुरू से रहा है कि मेरा प्रेजेंट कैसा भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ्यूचर नज़र आना चाहिए। तो मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा था और मैंने बहुत मेहनत करी, दबा के काम किया और 11 साल मैंने काम किया और 11 साल में मैंने बहुत नाम शोहरत सब चीज़ें कमाई। आई थिंक आपने सबसे बड़ी जो अचीवमेंट होती है उस कंपनी में ली। हाँ, मैंने उस कंपनी का जो सबसे टॉप लेवल था
Top सबसे level. हाईएस्ट लेवल था, वो मैंने लिया और उस कंपनी का पहला आदमी था जो उस टॉप लेवल का फंड लेने वाला इकलौता सबसे पहला आदमी मैं ही बना था। पर सर कड़ी मेहनत करने के बाद आपने वो मुकाम हासिल किया, पर हम आजकल जनरली जो देखते हैं हर कंपनी के अंदर टॉप लेवल पर कुछ ही लोग होते हैं, नीचे ज़्यादा लोग होते हैं, उसका क्या कारण आप समझते हैं? देखिए, ये प्रैक्टिकली बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, ऐसा होता है। ये एक टाइम होता है कंपनी के अंदर काम करने का, ठीक है। लोग काम कर लेते हैं, उस समय पे मेहनत कर जाते हैं। और एक्चुअली में ना, देखो, इसका मैं आपको एक लॉजिकल जवाब देता हूँ। आप ट्रेन देखते हैं, ट्रेन, हाँ जी, उसमें फर्स्ट एसी के कितने डिब्बे होते हैं? एक ही होता है एक है, हाँ। सेकंड एसी के 2 डिब्बे होते हैं, थर्ड एसी के मेरे ख्याल से 6-7 डिब्बे होते हैं, जनरल के या स्लीपर के और ज़्यादा होते हैं ना, स्लीपर के डिब्बे। सी लोग, कुछ लोग टॉप लेवल पे पहुंच पाते हैं क्योंकि वो उस लेवल की मेहनत नहीं कर पाते, ठीक है। मैंने 11 साल काम किया। कोरोना से पहले मैंने 7 साल अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देखा। मैं घर से निकलना 25 दिन, 26 दिन, 27 दिन घर से बाहर रहना, महीने में 1 या 2 दिन मैंने घर पे रहना। अपनी वाइफ को मैंने बोल दिया था कि मैं किसी की शादी पे नहीं जाऊंगा, मुझे बच्चों को वैक्सीन लगवानी है, बच्चों का स्कूल है, आपको देखना, मुझे काम करने दो। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग ना तो अपनी पर्सनल लाइफ छोड़ पाते हैं, ना अपनी सोशल लाइफ छोड़ पाते हैं, लेकिन उनको टॉप लेवल पे पहुंचना है, ठीक है। ये इंडस्ट्री के अंदर पोटेंशियल है, लेकिन अगर आप उस लेवल की मेहनत करो तो। सर इससे एक चीज़ और निकल के आती है कि अगर आप घर पे जीत लेते हैं, अगर घर पे लोग सपोर्टिव हैं, तो आप बाहर भी फतेह हासिल कर लेते हैं। एग्जैक्टली लेकिन उसमें भी आपकी की लीडरशिप काम करती है। घर के लोगों को भी पहले समझाना पड़ता है कि ये इंडस्ट्री में है, पोटेंशियल है, मैं करूँगा तो हो जाएगा। वो भी स्ट्रगल सर क्या होता है कि कभी आप समझा पाते हैं, कभी नहीं समझ पाते, हाँ, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि घर का सपोर्ट स्ट्रांग होता है तो आप कुछ भी अचीव कर लेते हैं। तो सर आगे चलते हुए जब आपको कुछ टाइम हुआ कंपनी में, तो क्या ऐसा मोड़ था या क्या आपकी सोच में बदलाव आया कि आपने वहाँ से क्विट करके एक डायरेक्टरशिप में एंटर करने का फैसला लिया? देखिए, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग डायरेक्टरशिप में मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। क्या आप मानते हैं एक डायरेक्ट सेलर का जीवन ज़्यादा सुखी है? हाँ, डायरेक्ट सेलर का जीवन सच में ज़्यादा सुखी है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं लेना, नहीं कोई स्टाफ का टेंशन नहीं, कोई प्रोडक्शन का नहीं, कुछ ये नहीं, कुछ कोई टेंशन नहीं। मैं बहुत अच्छी ये भी मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज लूँ था, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि कंपनी ओनर ज़्यादा सुखी है, उसके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है। एटलीस्ट पैसा आ रहा है तो रिस्क भी बहुत बड़ा है। हाँ, रिस्क बड़ा, क्योंकि आपने 10 साल बिताए हैं, तो आप अच्छे से 11 साल, तो आप बता सकते हैं कि एक कंपनी ओनर की टेंशन और डायरेक्ट सेलर की टेंशन कितनी, उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। में कोई टेंशन है ही नहीं है। मैंने एक नेटवर्क खड़ा कर दिया और उसके बाद मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं रिटायरमेंट लाइफ में था एक्चुअली, ओके, हाँ, मैं रिटायरमेंट लाइफ में था, लेकिन डायरेक्टरशिप में मैं जाना नहीं चाहता था। लेकिन सर्कमस्टांसिस ऐसे बन गए कि मुझे बस ऐसे था कि जैसे नियति थी कि बस मुझे जाना था, तो सर्कमस्टांसिस ऐसे बन गए। कंपनी जिस कंपनी में मैं था, प्रीवियस कंपनी में, तो वो बार बार प्लान चेंज करना और नीचे के लोगों का पैसा निकाल के ऊपर के लोगों को देना, तो ऐसी चीज़ें हो रही थी। लेकिन स्टिल मुझे फ्यूचर नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अपने साइड में एसेट्स अच्छे खड़े कर रखे थे कि मेरे को था कि मेरी लाइफ अच्छी चल जाएगी। लेकिन जब मेरी टीम के लोग मेरे पास आके बोलने लगे कि सर क्या आपको हमारा फ्यूचर लग रहा है यहाँ पे है, अच्छा है, तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि नहीं, ये चीज़ तो ठीक नहीं है। मैंने अपने बारे में तो सोच लिया कि मैंने अपने आप को सेटल कर लिया, लेकिन मेरे लोगों का क्या होगा जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, राइट। सो उस समय पे चीज़ें जो हैं वो बदलनी शुरू होगी, तो प्लान चेंज करना और ये सब चीज़ें जो आप बता रहे हैं, आई थिंक प्लान कब चेंज करना चाहिए एक कंपनी को? हर चीज़ के बारे में लॉज आ रहे हैं, प्रोडक्ट को लेके, कंज्यूमर को लेके, मेरे को लगता है इसके लिए भी आने चाहिए। क्या आप भी सोचते हैं? 100% आने चाहिए। देखिए, एक आदमी प्लान को देख के आता है और उसके बाद वो काम कर रहा है और 6 महीने बाद उसको पता लगता है कि वो प्लान समझा रहा है और उसको पता लगता है कि नहीं ये प्लान चेंज हो गया, ठीक है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए लोगों को जवाब देना। फिर से प्लान चेंज हो गया, वो फिर से अपने आप को समझाता है, काम करता है, पता लगता है 6 महीने बाद फिर से चेंज हो गया। मैं बुरा नहीं मानता प्लान चेंज को, प्लान चेंज होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, लेकिन एक टाइम के बाद होना चाहिए। कोई 3 साल 5 साल के बाद कर लो, जब एक सिनेरियो बदलता है, ज़माना बदलता है, तो उस समय आप चेंज कर लो। और चेंज करते वक्त भी आपको ध्यान ये रखना है कि जिन लोगों को जो पे आउट आ रहा है वो किसी का कम नहीं होना चाहिए। और मेरी सोच ये है कि खासतौर पे नीचे के लोगों का, ठीक है। मेरे को अगर 20 लाख रुपए महीना आ रहा है, मेरे को 18 आ जाएगा, चल जाएगा। लेकिन एक आदमी जिसको 5,000 रुपए महीना आ रहा है, उसको अगर 2,500 आएगा ना, तो उसका बेचारे का नहीं चलेगा। डिसअपॉइंटमेंट आनी शुरू हो जाती है, नेगेटिव होने शुरू हो जाते हैं लोग। तो आप क्या समझते हैं, क्या कारण रहते हैं? ये कंपटीशन है, मार्केट में टिकने की होड़ है, जिसकी वजह से ये चीज़ें करती हैं कंपनी? बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, समटाइम्स लीडर्स का भी प्रेशर रहता है, ठीक है। ये बात मतलब मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, लीडर्स का प्रेशर रहता है। कई लीडर्स कहते हैं कि हमारा पे आउट बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से प्लान होना चाहिए। और कई बार कंपटीशन भी रहता है, ठीक है। कंपटीशन में आप चेंज करो, नया कुछ आ रहा है तो उसी हिसाब से चेंज करो, लेकिन आप पर्टिकुलर कुछ लीडर्स को फोकस करके कि हाँ इनका पे आउट बढ़ जाए,
वो मेरे हिसाब से बायस नहीं होना चाहिए हाँ, वो कंपनी नहीं को होना किसी लीडर्स के प्रति। और प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करें सर, प्रोडक्ट में क्या चेंजेस आपने देखे कि क्या एक लेवल पे पहुंचने के बाद, एक कंपनी का नाम बनने के बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं हो जाती कंपनीज? हैं कंपनियाँ, करती हैं कंप्रोमाइज़, ठीक है। एंड इनफैक्ट प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि ये बेसिकली ना एक सोशल वर्क है, ठीक है, जैसे मैंने और मैं बताया। इससे पहले क्लैरिफाई करना चाहूँगी, हम किसी को दोष नहीं कर रहे, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, हमारा बस एक मकसद है कि जो दिल की बात है, लोग जिस वजह से नेगेटिव होते हैं, जिस वजह से लांछन लगते हैं इस इंडस्ट्री पे इतनी तो वो मुद्दे भी उठने ज़रूरी हैं, वो पॉइंट्स भी हम डिस्कस करें। क्या पता हमारे थ्रू और भी लोगों के पॉइंट्स हो, कुछ लोग बोलते हैं कुछ नहीं बोलते, तो वो चीज़ें पहुँचे और वो चीज़ें होनी बंद हो, ताकि ये इंडस्ट्री और अच्छे से आगे ग्रो कर सके। जैसा मैंने अभी बताया कि ये ना एक सोशल वर्क भी है, बिल्कुल ठीक सर। है। अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्टर की लाइफ आसान नहीं होती है, लेकिन मैंने देखा कि अब जब आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं, आपकी टीम बड़ी होगी, आपका कंपनी बड़ी होगी, तो आप एक सेलिब्रिटी वाला स्टेटस बिल्कुल, में आ जाते हैं। बिल्कुल। सो आपकी लाइफ आपकी नहीं रहती, आपकी लाइफ आपके लोगों की लाइफ है। राइट। तो आप अगर ये सोचना आप सोचना शुरू कर दो कि मेरी पर्सनल लाइफ है, या आपके पास अब बहुत पैसा आ गया, तो अब आपका ध्यान हट गया उस चीज़ के ऊपर, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान भी नहीं रहता, आपको ये भी नहीं रहता कि कंपनी के क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसमें क्या लोगों के ऊपर असर पड़ेगा, वो चीज़ें नहीं रहती। आपका लाइफ जो है वो लोगों को समर्पित हो गई है, तो आपको उनको मद्देनजर रखते हुए सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा शुरू से ये चीज़ रही है, और इनफैक्ट अभी हम लोग डायरेक्टरशिप में है, तो हमारे जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, हमने जो अपने लिखे हुए हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये लिखी है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और एक जायज़ मार्जिन लो आप, है ना। आप जायज़ मार्जिन लो। हम लोग तो अपनी कंपनी को कंपनी भी नहीं बोलते, हम लोग एनजीओ बोलते हैं। हम लोगों ने बहुत लिमिटेड मार्जिन रखे हुए हैं, ठीक है। हमारा मकसद है सेल बढ़ेगी तो अपने आप प्रॉफिट हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो हमने बहुत लिमिटेड मार्जिन रखे हुए हैं। दूसरी हमारी जो सोच है, जो मेरी शुरू से सोच रही है, इंडिया में आप कंपनियां देखेंगे तो ज़्यादातर कंपनियों में 10-15 लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, ठीक है। और जो बीच के लोग हैं, वो प्लान को इस तरीके से डिजाइन किया होता है कि जितना वो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, उतना ही उनको सेल डालनी पड़ जाती है लेवल्स को मेंटेन करने के लिए, और नीचे के लोग तो बेचारे, ठीक है, चल रहा है मामला उनका। और मेरा मानना यह है कि इंडिया में ऐसे प्लान नहीं चाहिए जिसमें करोड़पति दिखाया जाए, ठीक है। लोग दिखाते हैं मर्सिडीज, BMW, ऑडी, फिर वो लोग आके उसको देख के कंपनी में आते हैं, फिर वो देखते हैं कि यार यहाँ तो 3 साल 5 साल की बात की जा रही है कि पैसा आएगा आएगा, राइट। तो करोड़पति बनने की बात होती है, और वही लोग जो है फिर वो इंडस्ट्री को छोड़ के जाते हैं, फिर वो सोशल मीडिया पे अपनी भड़ास निकालते हैं। बिल्कुल। लोग पोस्ट डालते हैं तो वो बोलते हैं कि यार ये 3 जोड़ो 4 जोड़ो, इनके चक्कर में मत पागल पड़ना, बना रहे हैं ये तो। ये बेचारे वो लोग हैं जो किसी ना किसी कंपनी के अंदर फेलियर है, काम नहीं कर सके, है ना, या जो किसी को चीट किया गया। सो हमारा मानना ये है, हमारी कंपनी का, हम लोगों का, कि इंडिया में करोड़पति बनाने की बजाय आप ज्यादा लोगों को लखपति बनाइए। हाँ, इनिशियली आप पहले उससे शुरुआत उससे कीजिए। होना चाहिए। सो हमने प्लान को भी इसी तरीके से डिजाइन किया, ठीक है, जिससे कि लोगों को छोटी छोटी इनकम जल्दी आनी शुरू हो जाए। हम लोग जब लोगों से बात करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं तेरे को 1 लाख रुपए महीना आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा। वो कहता है भाई पहले ये बता 10,000 कैसे आएगा, क्योंकि उसकी प्राइमरी नीड 10,000 रुपए है। सो प्लान ऐसे डिजाइन किए जाने चाहिए, जो हमने भी डिजाइन किया, और मैं चाहता हूँ कि और भी करें। खैर, सबकी अपनी अपनी विश है, अपनी अपनी जो सोच है, कि उसमें 5,000, 10,000, 15,000 जल्दी आ जाए, ठीक है। टर्नओवर बढ़ेगी तो ऊपर के बड़े पेआउट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सो मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट्स के साथ कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कंपनियां मार्जिन लिमिटेड लें, और प्लान ऐसा हो कि जिसमें जल्दी छोटे लेवल पे पैसा आना शुरू हो जाए। तो सर, टीम की जहाँ तक बात करते हैं, क्योंकि आपने एक बड़ा लेवल अचीव करा है और आपकी बहुत बड़ी टीम है, तो क्या एडवाइस आप देते हैं डायरेक्ट सेलर्स को, कैसे टीम बढ़ाई जाए, कैसे स्टेबिलिटी लाई जाए, कैसे इनकम ग्रो की जाए? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग की ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, इसमें एंट्री और एग्जिट लोड नहीं है, इसमें कुछ लगता नहीं है, तो बंदा इस काम को सीरियस नहीं लेता, ठीक है। आप देखिए, एक छोटा सा दुकानदार होता है, पान की दुकान लगा रखी है उसने, वो भी सुबह आएगा, अपनी दुकान खोलेगा, शाम को जाके जो रॉ मटेरियल खत्म हो गया वो जाके खरीदेगा, डेली का काम है। उसका मूड नहीं है तो भी दुकान खोलेगा, उसकी तबीयत खराब है तो भी दुकान खोलेगा, बीवी से झगड़ा हो गया तो भी दुकान खोलेगा। सेम नौकरी वाला भी यही करता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आके ना, बंदा 1 दिन काम करता है, 5 दिन काम नहीं करता, 2 दिन काम करता है, फिर 1 हफ्ता काम नहीं करता। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होना है, तो इसको ट्रेडिशनल वे में करना शुरू कर दो। ट्रेडिशनल वे, जैसे एक दुकानदार काम करता है, जैसे एक नौकरी वाला काम करता है, वो रोज काम करता है ना, उसका एक रूटीन बना हुआ है। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी अगर आप एक रूटीन फॉलो करके, कि मुझे सुबह निकलना है, मुझे काम पे जाना है, मुझे सारा दिन काम करना है, इस तरीके से आप अगर रूटीन फॉलो करके रोज काम करना शुरू कर दोगे ना, तो मैं दावा करता हूँ जो लोग 10-10 साल में जिस सैलरी पे नहीं पहुंच पाए, 1 साल में पहुंच सकते हैं इसमें, अगर रूटीन फॉलो करके। रूटीन आपको रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा, हाँ, रोज काम करें। और जब टीम बिल्डअप हो जाती है तो उसको कैसे संभालें? देखिए, उसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, क्वालिटीज़ एक तरह से हम कह सकते हैं। देखिए, जब आप टीम बिल्ड करते हैं ना,
तब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। आप कितनी भी ट्रेनिंग ले लो, कितनी भी एजुकेशन ले लो, सही मायने में आपको समझ आप तब आती है जब आप फील्ड में धक्के खाते हो, आप लोगों से मिलते हो, घाट घाट का पानी पीते हो, तरह तरह के लोगों से मिलते हो, तो आपको समझ आ जाता है कि लोगों से कैसे डील करना है, ठीक है। लोगों से लाइजनिंग बना के रखिए, उनसे रिलेशंस बना के रखिए, उनके दुख दर्द को समझिए। आज बीइंग इन अ डायरेक्टर, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, उनसे मिलता हूँ, मुझे पता है कि उनको कहाँ तकलीफ आती है, उनको क्या दुख है। मुझे पता है कि एक आदमी के लिए जो नीचे का लेवल का आदमी है उसके लिए 2000 रुपये की वैल्यू क्या है, ठीक है। मुझे उसके दुख का पता है। तो लोगों के दुख को समझिए, लोग आपके साथ हमेशा खड़े मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और निकल के आती है कि डायरेक्टरशिप में आप आए, जैसे आप एक्सपीरियंस लेके आए अपने 11 साल का डायरेक्ट सेलिंग का, तो कुछ लोग हैं जो बिना एक्सपीरियंस के शुरुआत करते हैं, सीधा डायरेक्टरशिप में आते हैं। तो उनमें और आप में, आप जैसे लोगों में, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स हैं जो डायरेक्टरशिप में बाद में आए हैं, तो उनमें क्या फ़र्क है? कौन ज़्यादा अच्छा समझ सकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को? उनमें ये फ़र्क है, अभी हम आए हुए ऑलमोस्ट 9 महीने से ऊपर हुए हैं। उनमें ये फ़र्क है कि वो जितना काम 3 साल 5 साल में करते हैं, 5 साल में भी नहीं कर पाते, उनका हमने 9 महीने में कर लिया है। क्या बात है। तो हमें पता है, उसका बेनिफिट मिलता है जो exactly आपका मिलता पास्ट है। एक्सपीरियंस हाँ, है। मिलता है, हमें पता है। देखो, एक लीडर जो होता है ना, वो चलाता है काम को। लीडर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और लीडर बनता एक्सपीरियंस के साथ। जो लीडर है ना, वो उसका वो उसकी जो निखरता है, उसका जो टैलेंट है ना, वो निखरता है टाइम से के साथ। और हमें पता है कि किस बंदे से क्या बात करनी है, कैसे उसका विज़न क्लियर करना है, ट्रैवल करना पड़ेगा, लोगों से जाके मिलना पड़ेगा, वो सब चीज़ें हमें छोटी बारीकियाँ जो है सब पता है। एक नया आदमी जो आता है उसको नहीं पता होती। नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग प्रोफेशन है, एक पूरा का पूरा मतलब लोग इसको समझ लेते हैं कि ये स्कीम है। नहीं, ये हार्डकोर बिजनेस है और इसमें आपको आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए। नहीं है तो डेवलप करो, नॉलेज नहीं है तो सीखो। और वो चीज़ें इतने सालों में जो हम सीखी हैं, वो एक नए आदमी आके कहाँ से कर पाएगा। सर, अब अचीवमेंट की और डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात हो रही है, तो यहाँ पर गाड़ियों को लेके भी एक सवाल जो मैं अक्सर पूछती हूँ, एक सक्सेसफुल लीडर से ज़रूर पूछती हूँ कि आप कितना गाड़ियों को प्रमोट करते हो। कि आजकल ऑडी और जैगवार, उसके बिना तो आप मतलब अपना स्टेटस सिंबल ही नहीं डिफाइन कर सकते दूसरे इंसान को। तो कितना आप समझते हैं उसको? मेरा मानना है कि भैया आपके बैंक में पैसा होना चाहिए, गाड़ी मैटर नहीं करती। वो जो पैसा है ना, वही आपका बच्चों की फीस भरेगा, वो सब चीज़ें करेगा। आप गाड़ी लो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि आपका पे आउट आ रहा है 2 लाख रुपए का और आप मर्सिडीज़ ले रहे हो 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। आपका 10 लाख रुपए का पे आउट है, ठीक है, आप 1 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट पे करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आजकल देख रहा हूँ लोगों को कि छोटा पे आउट होता है और बड़ी गाड़ी ले लेते हैं। क्या उससे बिजनेस ग्रो होता है उसको दिखा के? उससे बिजनेस ग्रो थोड़ा होता है, बिजनेस ग्रो उसको देख के लोग आते हैं, लेकिन उससे मार्केट में नेगेटिविटी भी फैलती है, क्योंकि वो गाड़ी देख के लोग आ जाते हैं, ठीक है। और वही लोग जब बाद में उनके सपने पूरे नहीं होते, वो ड्रीम्स पूरे नहीं होते, तो मार्केट में नेगेटिविटी भी फैलाते हैं। तो इनिशियली पहले अपने खर्चे पूरे करें, फिर गाड़ियाँ लें। आप देखो, आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो लो। बिजनेस है, इसमें उतार चढ़ाव भी आते हैं। आज मेरा पे आउट अगर 2 लाख रुपए का, तो हो सकता है कि अगले महीने या 3 महीने बाद वो 1.5 लाख का रह जाए, और हो सकता है 4 लाख का भी हो जाए। तो मुझे उस हिसाब से देखना चाहिए ताकि मैं सब चीज़ों को मैनेज कर पाऊँ। ऐसा ना हो कि घूम तो रहा हूँ मैं ऑडी के अंदर, इंस्टॉलमेंट मेरे से भरी ना जा रही हो। अच्छा, हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलर्स की, तो उसमें औरतें भी हैं और आपका तो टीम थी अच्छी, और मुझे पता है आप एज अ कपल काम करते हैं जी। तो कितना आप पोटेंशियल मानते हैं एक औरत में, और बीइंग अ कपल वर्किंग जब हम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, कितना पोटेंशियल आप उसको मानते हैं? देखिए, आने वाला फ्यूचर ही डायरेक्ट सेलिंग में औरतों का है। मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि मैं फ्यूचर को देख के वो डिसीजंस लेता हूँ। आज के 5 साल बाद 10 साल बाद क्या होगा, मैं उसकी तैयारी आज से करता हूँ। मैं वर्तमान में जीने वाला आदमी नहीं हूँ। आप देखिएगा कि अगर वर्ल्ड वाइड हम लोग बात करें तो 76% जो फीमेल्स हैं वो इस इंडस्ट्री को लीड कर रही हैं। वर्ल्ड वाइड की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, इंडिया में ये रेशो आई थिंक अभी 50-50 की है। वो भी रियल रेशो नहीं है, क्योंकि लोगों ने आईडीज अपनी वाइफ के नाम पे लगा रखी है, काम आदमी कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप एक और चीज़ नोटिस करना कि जो यूरोप में आज से 10 साल पहले हो रहा था, वो इंडिया में आज हो रहा है। मतलब हम उनसे 10 साल पीछे चल रहे हैं। सो इसका मतलब आने वाले 10 सालों में जो रेशो डायरेक्ट सेलिंग की वहां पर फीमेल्स की, तो यहाँ पर भी होगी, ठीक है। आप नोटिस करना, महंगाई यहाँ पर भी बहुत स्पीड से बढ़ रही है। बिल्कुल। आज अगर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर या आप कनाडा की बात करें, यूएसए की बात करें, तो वहां पर अगर फैमिली के 3 मेंबर हैं तो तीनों काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं पूरा पड़ रहा। वही सेम कंडीशन इंडिया में भी होती जा रही है, ठीक है। आज से 10 साल पहले एक आदमी कमाता था, आज हस्बैंड वाइफ दोनों कमाने लगे हैं। अब अगर फैमिली में 4 लोग हैं तो आने वाले टाइम में चारों को कमाना पड़ेगा, ये सिचुएशन होने वाली है। तो डायरेक्ट सेलिंग सबसे बेस्ट बिजनेस है एक साइड इनकम के लिए, ठीक है। अब एक आदमी जिसके सर पे सारा घर चल रहा है, वो अपनी नौकरी तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन वो चाहता है कि मेरी वाइफ को अगर अच्छा काम मिल जाए,
तो वो काम कर ले, राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग का जो फ्यूचर है, तो जो वाइफ होगी, जो फीमेल्स होंगी, बहनें होंगी, उनकी माताएं होंगी, वो डायरेक्ट सेलिंग में आने वाले टाइम में बहुत बड़े लेवल पे आने वाली है। पर सर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि फीमेल डायरेक्ट सेलर्स तो हैं पर बड़ी पोजीशन पे पहुंचने वाली बहुत कम हैं। तो उसका क्या कारण समझते हैं आप, क्यों नहीं एक बड़ी पोजीशन पे पहुंच पाती हैं औरतें? देखिए, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप कपल काम कर रहे हैं, हाँ मैं कर रहा हूँ। मैं आपने नोटिस किया, मैं सीधी बातें बोलता हूँ, मैं घुमा फिरा के नहीं बोलता। बिल्कुल सर। आदमी चाहता है कि मेरी वाइफ काम करे, लेकिन आदमी के साथ नहीं, उसको एक फैमिली एटमॉस्फेयर भी चाहिए होता है, ठीक है। सो हम लोग दे रहे हैं। मेरी वाइफ काम कर रही हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे ग्रुप, एक अलग लेडीज़ का ग्रुप है जिसमें सिर्फ फीमेल्स ही हैं, ठीक है। फीमेल्स फिजिकल मीटिंग्स अटेंड नहीं कर सकती, तो वो हफ्ते में 3 दिन उनकी एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग जो होती है व्हाट्सएप के जूम मीटिंग जो होती है वो करती हैं। फिर सिर्फ फीमेल्स ही, मतलब हमने एक फीमेल्स को एक अलग दे दिया, एक फैमिली एटमॉस्फेयर जिसमें सिर्फ फीमेल्स ही खुल के बात करती हैं, खुल के काम करती हैं, ठीक है। सो उनको एक कल्चर चाहिए, एक एटमॉस्फेयर चाहिए, ठीक है। हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो फीमेल्स हैं, उनके हस्बैंड जो हैं, वो बड़ा अच्छा फील करते हैं कि हाँ यार ये फीमेल काम कर रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फीमेल्स जो है उस लेवल पे नहीं निकल पाती, कई बार समटाइम्स प्लान्स भी ऐसे होते हैं, टफ होते हैं, डिफरेंट, बहुत सारी लेग्स मेंटेन करनी है, फीमेल्स उतना ट्रैवल नहीं कर पाती। सो जो बिजनेस प्लान भी फीमेल्स फ्रेंडली होना चाहिए, एटमॉस्फेयर भी फीमेल फ्रेंडली होना चाहिए, तो फीमेल्स बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। क्या हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर देने का काम भी एक आदमी ही करेगा? देखिए, ये दोनों एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में ही सब कुछ है। एग्जैक्टली, ये मैनेजमेंट के हाथ में है। तो अगर मैनेजमेंट चाहे, एडमिनिस्ट्रेशन चाहे, कंपनीज चाहें, मैं कह सकती हूँ, तो एक औरतों के लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा सकता है जिसमें वो ग्रो कर सके। बिल्कुल किया जा सकता है। तो मे बी ये एडवाइस है सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ को कि फ़ीमेल को भी एटमॉस्फेयर दें वो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अचीवर हों। बिल्कुल। क्योंकि अभी हाल ही में जो इवेंट हुआ था लखपति दीदी का, तो उसमें भी फीमेल अचीवर थी, पर मैं जहाँ तक जानती हूँ इस इंडस्ट्री को, फीमेल अचीवर बहुत कम है जितनी होनी चाहिए, और औरतों में बहुत पोटेंशियल है। अरे सबसे जो बड़ी क्वालिटी चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर, पेशेंस, वो औरतों में ही है। वो कुदरती ईश्वर की तरफ से सबसे ज़्यादा, मतलब पेशेंस, आदमी में तो पेशेंस ही नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ हमेशा कि मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपको कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है, ठीक है। मैं लोगों से सवाल करता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द पीपल पता रिप्लाई क्या करते हैं, पैसा मोटिवेट करता है। ज़्यादातर लोग यही जवाब देते हैं, नहीं, आदमी को पैसा मोटिवेट नहीं करता, आदमी को मोटिवेट करता है रिजल्ट। आप जो भी काम करने गए, आप किसी को बिजनेस प्लान बताने गए, उसने ज्वाइन कर लिया, आप मोटिवेट हो जाओगे। आप प्रोडक्ट सेल करने गए, प्रोडक्ट बिक गया, आप मोटिवेट हो जाओगे। आपका प्रोडक्ट का रिजल्ट आ गया, मोटिवेट हो जाओगे। वहीं आप काम करने गए, बंदे ने ज्वाइन नहीं किया, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। प्रोडक्ट नहीं बिका, आप डीमोटिवेट हो जाओगे, राइट। ठीक है। पैसा कितना है वो मैटर नहीं करता, आप जो काम करने गए हो उसका आपको रिजल्ट आ गया तो आप मोटिवेट हो जाओगे, राइट। अब आदमियों में पता क्या रहता है, आदमी गए, 2 बंदों को 4 बंदों को प्लान लगाया, नहीं ज्वाइन किया, मैं नहीं करता काम। ठीक है, ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है, सबसे बड़ा, मतलब क्या बोलूं, मुझे सबसे बुरी चीज़ लगती है कि थोड़ा सा रिजल्ट नहीं आया, कोई एक आदमी काम छोड़ के चला, मैं नहीं करता काम। सिर्फ सीधा जुबान पे यही होता है, काम छोड़ने को तैयार ही बैठा आदमी। लेडीज़ के अंदर पेशेंस होती है, ये चीज़ जो होती है ना, मैंने बड़ी ध्यान से समझा कि लेडीज़ इस बात को जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है कि येस वी आर इन सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री, सब लोग हाँ नहीं करेंगे। पेशेंस जो है ना, ये सबसे बड़ा मेन जो है स्किल होना चाहिए आदमी के अंदर, तो औरतों में तो बाय डिफॉल्ट ही होता है। सर, हम एसोसिएशंस की बात करते हैं अब, क्योंकि कंपनी आप डायरेक्टरशिप में हैं, तो हम एसोसिएशन की भी बात करेंगे आपसे कि क्या मानते हैं आप, एसोसिएशन का होना कितना मैटर करता है, और क्या लगता है आपको कि एक ही एसोसिएशन होना ज़रूरी है? नहीं, एक एसोसिएशन होना क्यों ज़रूरी है? एसोसिएशन तो ज़्यादा भी होनी चाहिए। कोई एक अच्छा काम कर रहा है तो हो सकता है दूसरा, जिससे वो काम नहीं हो रहा तो वो दूसरा कर लेगा। और मेरा ये मानना है कि देखो, कहीं पे भी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप किसी भी चीज़ के अंदर अगर मोनोपोली रहती है ना, तो अच्छा काम कभी होता ही नहीं है। किसी भी चीज़ के अंदर आ जाए, चाहे वो किसी भी चीज़ में है ना, सो होने चाहिए, मतलब एक दूसरे को देख के थोड़े कंपटीशन की भी आती है, यार वो अच्छा कर रहा है मैं और उससे अच्छा करूँ, राइट। सो एक ही होना मेरे हिसाब से सही नहीं है। एसोसिएशंस का होना अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं रहता, तो एसोसिएशन जाके गवर्नमेंट से बात कर सकती है, हमारे हकों के लिए बात कर सकती है, गवर्नमेंट को समझा सकती है कि भाई इंडिया के अंदर आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, इतनी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देना उनके लिए भी एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है, तो उनको समझा सकती है कि भाई ये इंडस्ट्री है जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, तो वो चीज़ एसोसिएशन वो काम भली भांति कर लेती हैं। ये सब बातें आती हैं तो गवर्नमेंट एक्चुअली क्या है, पॉन्जी स्कीम और एथिकल डायरेक्ट सेलिंग के बीच में वही एक डिफाइन लाइन सेट नहीं कर पाती, और उसके कारण बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज भी एंटर कर रही हैं, और आजकल भी बहुत स्कैम हो रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो शॉर्टकट में बिलीव करते हैं और उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं? ये इंडियन पीपल की प्रॉब्लम है। वो कहता है कि मेरे को काम करना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे काम करना है, लेकिन काम नहीं करना।
ये लोगों की प्रॉब्लम है। मुझे मतलब काम चाहिए, लेकिन ऐसा काम चाहिए जिसमें काम ना करना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े। मेहनत ना करनी पड़े। तो मेरे भाइयों बहनों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। मेहनत करिए, बाहर निकलिए। 150 करोड़ की आबादी है, भरी पड़ी है जनता, ठीक है। एक मतलब मैं तो कई बार ये बात करता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे बेस्ट जो है ना कंट्री, वो इंडिया ही है। अपने आप में कई सारे देश समाये हुए हैं इसके अंदर, बिल्कुल, ठीक है। और हमारा रॉ मटेरियल क्या है? पॉपुलेशन, लोग हैं हमारे रॉ मटेरियल। इतने हमारे से बात करते करते कई लोग 18 साल के हो गए, कई बच्चे पैदा हो गए ना, तो हमारे तो प्रोस्पेक्ट्स पैदा हो रहे हैं। क्यों चक्कर में पड़े हो? आपको पॉन्जी स्कीम्स के अंदर आप अगर पैसा, एक आदमी पैसा कमाता है तो 10 लोगों का पैसा खराब होता है। और हर आदमी का जो पैसा ना, उसकी हार्ड अर्नड मनी है, उसका खून पसीने का पैसा है। क्यों बद्दुआओं वाला काम कर रहे हो? तो मत पड़ो इन चक्करों के अंदर, मेहनत करो, एक अच्छी सी कंपनी चूज करो और सेटल हो जाओ। हम जानना चाहेंगे सर, डायरेक्टरशिप में आके आपको कैसा लग रहा है? देखिए, अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। पहले तो सिर्फ अपनी चिंता थी, ठीक है, और एक टीम की चिंता थी अपनी। अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। ऐसे लग रहा है कि मेरी बहुत बड़ा परिवार हो गया है, तो अब मुझे उनकी चिंता होती है कि इनके घर पे पैसा जाना चाहिए, इनको अच्छे प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए। तो अब मैं सोता भी हूँ तो मैं सो नहीं पाता हूँ, क्योंकि जब मैं सो भी रहता हूँ तब दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही होती हैं कि और बेहतर करना है, लोगों के लिए और बेहतर करना है। सो जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई हैं पहले से। उसके अलावा सर आप क्या सोचते हैं कि क्या आपकी पहले वहाँ लिमिटेशन थी, आप डायरेक्ट सेलर थे, अब आप डायरेक्टरशिप में हो, तो अब यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप कुछ चेंज ला सकते हो लार्जर स्केल पे, तो क्या चेंज करना चाहेंगे और आगे इन फ्यूचर? मेरा ये मानना है, मैं थ्योरी ऑफ कर्मा के ऊपर चलता हूँ। मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का हिसाब होना है, कहीं ना कहीं इस जीवन के बाद हमें ईश्वर के साथ हमारा आमना सामना होना है। तो उसने मेरे से सवाल पूछना है कि मैंने तेरे को इतना टैलेंट डाल के भेजा, इंसान बना के भेजा, तूने मेरे लोगों के लिए क्या किया, ठीक है। और डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है वो बेसिकली वो एक पावन पवित्र इंडस्ट्री है, लोगों को रोज़गार देने की इंडस्ट्री है। तो मेरा जो मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जाए, वैसा ही हमने प्लान डिज़ाइन किया है। हमारा ये मकसद नहीं है कि 10 लोगों को करोड़पति बनाया जाए हमारा, लेकिन ये हमारा मकसद है कि 10,000 लोगों को लखपति बनाया जाए, हमारा वो मकसद है। तो मेरी वो सोच को, और जो हमारे मैनेजमेंट है उनके साथ मेरी सोच मिल रही है। मैं हमारी ट्रेनिंग में एक बात कहता हूँ कि अगर आप एक कमरे के अंदर ना 100 लोगों को बैठा दो, आप 2 घंटे के बाद आओगे ना तो उनकी अलग अलग टोलियाँ बनी होंगी, अलग अलग ग्रुप बने होंगे ना। जो भजन कीर्तन वाले अलग बैठे होंगे, पत्ते खेलने वाले अलग बैठे होंगे, वो साथ ही लेके आए होंगे, ठीक है। सो अलग अलग ग्रुप बने होंगे। तो ईश्वर ने ना हमें, हमारी जो मैनेजमेंट है वो इकट्ठी एक सोच के लोगों को बिठा दिया। हम सब लोग डाउन टू अर्थ हैं, डायरेक्टर वाली तो बात ही नहीं है हमारे अंदर। आप मिलोगे ना हम लोगों से तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं लगेगी आप किसी डायरेक्टर से बात कर रहे हो। हम एसी कैबिन में बैठ के काम करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोगों के बीच में जाते हैं, सबके फ़ोन उठाते हैं, सबसे बात करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। तो मेरा जो मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, मैं उसको बड़े लेवल पे करूँगा। मेरे को लगता है कि शायद अगर मतलब करोड़ों कमाने वाले लोग नहीं, लाख रुपए कमाने वाले, 10,000 कमाने वाले, 50,000 कमाने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग जो है इस सिस्टम के अंदर आगे लेके आएंगे। बिल्कुल सर, और हमारी ब्लेसिंग्स हैं कि आप खूब ग्रो करो। इन जनरल अगर हम बात करें कि कोई बड़ा लीडर जब एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करता है, डायरेक्टरशिप में आता है या कुछ और करता है, तो एक बड़ा सवाल उठता है और सोशल मीडिया पे कई बार उसको डीफेम भी किया जाता है। अब रीजंस किसी को पता हो या ना पता हो, बड़े तरह के क्वेश्चंस उठते हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो डीफेम करते हैं लोग, उसे मे भी कंपनी करती है या लोग करते हैं, कितना सही है और कितना रेपुटेशन पे उसका असर पड़ता है? क्योंकि आपने वो सब झेला है, आई कैन से। झेल रहा हूँ झेल रहा हूँ। और इनफैक्ट मेरा छोड़ने का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो था कंपनी की बार बार पॉलिसीज़ चेंज करना, बार बार प्लान चेंज करना, नीचे के लोगों का पैसा कम करना। और इनफैक्ट जब मैं छोड़ के गया ना तो उल्टा मेरे बारे में ये चीज़ें बोल दी गई कि मैं ही करवाता था ये सब चीज़ें। तो बहुत बुरा लगा मुझे ये सब चीज़ें। इनफैक्ट और मेरे पास ये सब चीज़ों के प्रूफ भी रखे पड़े हैं, ऑडियो, मैसेज, चैट वगैरह सब है, लेकिन मैं चुप करके रखा हूँ। मैं कि ठीक है यार, तुम करते हो, करने रहने दो। मैं थ्योरी ऑफ कर्मा पे विश्वास कर रहा हूँ। मुझे पता है मेरी सोच क्या है, मुझे पता है मेरी सोच क्या है। आप इंसान आपकी ज़ुबान को सुनेगा, लेकिन वो ईश्वर आपके मन को पढ़ता है। मेरे मन में क्या है, तो मेरा मन मुझे पता है और मैं चुपचाप अपना काम कर रहा हूँ, बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ। लेकिन ये जो हो रहा है ये गलत है, ये गलत है। 11 साल एक कंपनी को काम को देना, ठीक है। आज कंपनी हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाती है कि जी जिस थाली में खाया उसमें छेद किया। मेरे बारे में तो क्या क्या चीज़ें बोली गई, गद्दार बोला गया, बाप बदल लिया, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक कंपनी को, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को हम ज्वाइन करते हैं, मैंने जिसको ज्वाइन किया, छोटी सी कंपनी थी उस टाइम पे, उनके मैनेजमेंट भी एक फ्लैट में रहते थे, ठीक है। हम बिजनेस लेके आते हैं, राइट, ठीक है। कंपनी को पहले बिजनेस देते हैं, कोई एडवर्टीजमेंट तो है नहीं, कंपनी को कोई जानता तो है नहीं। हम शहर गांव घूम के, स्टेट घूमते हैं, तब जाके उसका बिजनेस लेके आते हैं, कंपनी को बिजनेस देते हैं। 30 दिन बिजनेस देते हैं,
पैसा आके जमा करवाते हैं, उसमें से फिर अपने टारगेट पूरा करके थोड़ा सा पैसा लेते हैं। हमने धोखा करते हैं कोई? नहीं। हम अपने हक का पैसा कमाते हैं और हमारे बारे में कहा जाता है कि जी कि कंपनी ने इतना दिया। कंपनी नहीं देती, हम कंपनी को देते हैं। हम धोखेबाज हैं। धोखा ये नहीं होता, धोखा होता है आप एक आदमी को 30% का लेवल दे रहे हो, आदमी आपका देख के आया, प्लान देख के आया। देने और कमाने में फर्क है। आपने हाँ, कमाया, मैंने कमाया, मेहनत करी, कमाया, अपनी मेहनत करी, मैंने कमाया। इसको धोखा नहीं है। मैं लोगों को जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं चुप करके अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है, वो अपने कर्म खुद आई भुगतेंगे। थिंक धोखा वो होता है जब आप कंपनी में रहते हुए गलत करें। जी, अगर आप जब तक कंपनी में थे तब तक आप सही थे। मैं बाकायदा रिजाइन दे के गया हूँ, ठीक है, मैं बाकायदा रिजाइन दे के गया हूँ। धोखा उसको नहीं कहते। धोखा क्या होता है? जिसकी वजह से मैंने छोड़ा। धोखा क्या होता है? आज मैं आपको अपनी कंपनी ज्वाइन करवा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जी आप 10,000 का काम करोगे, आपको 30% मिलेगा, यानी कि 3,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन मैं 6 महीने बाद आपको पता लगता है कि 30 का 15 कर दिया गया, आपको 1,500 रुपये मिलेंगे। ये धोखा है। ये उस आम आदमी के साथ धोखा है। अब वो जगह जगह अपने प्रचार कर चुका है कि मैं इस कंपनी के साथ हूँ, अब वो बेचारा फंस गया। अब आप उसका परसेंटेज, उसका मार्जिन कम कर रहे हो, ये धोखा है। और मेरे साथ तो बहुत बड़े लेवल पे किया गया। मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर करी गई, हमें एम्प्लॉई साबित किया गया उस एफआईआर के अंदर कि हम उनके पास जॉब करते थे। झूठी एफआईआर करी, जगह जगह हमें बदनाम किया गया, लेकिन करने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बहुत दुखदाई है। मैंने 8 साल एमएनसीज में जॉब किया है, ठीक है। हम लोग नौकरी छोड़ते थे वहाँ पे। मैं बजाज एलायंस में था, पहले मैं रिलायंस में था, फिर मैं बजाज में गया। तो हम जब छोड़ के गए तो हम पार्टी करके जाते थे। मेरे जो बॉस थे, मेरे सबॉर्डिनेट्स थे, हम लोग पार्टी करके जाते थे कि फेयरवेल पार्टी करते थे, ठीक है यार, फिर कभी कहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक आदमी छोड़ के जा रहा है, तो मतलब वो गया नहीं है, उससे पहले ही उसको डिफेम करना शुरू कर देते हैं। जी घटिया लोग चले गए, गद्दार, ये वो, मतलब मुझे ये बहुत बुरा लगता है। और मैं, जो व्यूअर्स हमारे यहाँ भी सुन रहे हैं, हमारी कंपनी में भी छोड़ के गए हैं कुछ लोग, सभी लोग आए हमारे साथ, सब तो नहीं आते हैं, ठीक है। जो लोग आए उनमें से 1-2 लोग शायद छोड़ के भी चले गए, तो ठीक है, जाए। मैं हैंडशेक करके उनके किया, कभी फिर जरूरत पड़े तो मेरे से मिलना। एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए। और मेरी यही सोच है कि हम अपनी कंपनी को एक एमएनसीज वाला कल्चर देंगे, जहाँ पे सिस्टम होगा, सबके लिए बराबर होगा, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बराबर होगा। इसमें एक चीज़ और आती है, अगर कंपनी को नुकसान होता है, कोई बड़ा लीडर छोड़ता है, क्या उस लीडर को भी नुकसान होता है? बहुत बड़ा नुकसान होता है। अरे भाई, 11 साल की मेहनत, एक रिटायरमेंट की लाइफ, किसी को कुछ जवाब नहीं देना, आराम से मैं ज़िंदगी एंजॉय कर रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। अब तो मैंने अपनी फैमिली को टाइम देना शुरू किया था, सही बात, ठीक है, और अब मुझे छोड़ना पड़ गया। और सब तो मेरे साथ आएंगे नहीं, ठीक है। आधे लोग आए और कुछ को रोक लिया गया, मेरी टीमें उनको दे दी गई, ठीक है। वो एंजॉय करने लगे कुछ दिन, उनको, वो प्रेजेंट में जीने वाले लोग थे, हम फ्यूचर में जीने वाले लोग हैं, ठीक है। 11 साल आपने अपने परिवार, मैंने अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देखा। 7 साल तो कोरोना से पहले मैंने घर पे नहीं रुका। मेरे बच्चों को मैंने, मतलब छोटे बच्चों को, आपका छोटा बच्चा जब बड़ा होता है ना, वो सबसे आपका एक क्रूशियल टाइम होता है, क्रूशियल टाइम होता है। उसको देखते आप, उसको लाइफ को एंजॉय करते हो, वो यादें होती हैं। मैंने अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देखा। वो जब छोड़ा मैंने, ऐसे लगा जैसे शरीर में से आत्मा निकल गई हो। आज भी जुबान पे कंपनी का नाम आता है, ठीक है। 11 साल एक छोटा टाइम पीरियड नहीं होता। पर उसको रिस्पेक्टफुली आप अगर वो चीज़ करते हैं, आप भी रिस्पेक्टफुली छोड़ते हैं और वो चीज़ एक्सेप्ट करती है कंपनी, तो वो एक खूबसूरत बात है। होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। आप देखिए, मैं आपकी कंपनी में आया, मैं फ्री में आपसे कुछ नहीं लिया, मैं आपको बिजनेस देता हूँ, तो बदले में मैं पैसा, मुझे आपके टारगेट पूरे करके मुझे पैसा आता है, ठीक है। अब मुझे आपकी टर्म्स पसंद नहीं है, आपको अच्छी लग रही है, आपको बार बार प्लान चेंज करना अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो आप अपनी जगह पे सही होगे। मुझे अब आप अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपको कह रहा हूँ और मैं रिज़ाइन देके जा रहा हूँ, तो इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? और ये फ्रीडम सबको होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए। हम कोई सैलरी तो लेते नहीं है, इंसेंटिव ले रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं अपना, और उसको पहले बिजनेस देते हैं, फिर लेते हैं। पर ये चीज़ सर आपको थ्रू द टाइम समझ आई, काम करते करते समझ आया है कि बिजनेस प्लान में चेंज करने से टीम पे इफेक्ट हो सकता है। बट जब कोई नया आता है या कोई अपनी कंपनी चूज़ करता है, वहाँ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एजुकेशन। तो क्या मानते हैं आप, एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है एक इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए? देखिए, इंडिया में आज भी ज़्यादातर लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, वो अपनी चॉइस से नहीं आते, वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं। किसी के कहने पे, किसी के इंसिस्ट करने पे बंदा आ गया। जो वो इंडस्ट्री में आ जाता है, तो उसके बाद उसको समझ आती है कि ये इंडस्ट्री है, इसमें करियर बनाया जा सकता है। तो उसको समझ आता है कि कंपनी में प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, क्या मेरी जो क्लाइंटेज है, जो मेरा नेचुरल सर्कल है, क्या उसमें ये वाले प्रोडक्ट चलेंगे, क्या ये बिजनेस प्लान है, इसके अकॉर्डिंग मैं काम कर सकता हूँ इस बिजनेस प्लान के अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ें उसको धीरे धीरे समझ आती हैं। और जो भी टॉप लीडर्स बने हैं, जो बड़े लीडर्स बने हैं, वो ज़रूरी नहीं कि अपनी पहली कंपनी में बन गए, कोई दूसरी में, कोई तीसरी में बना है। तो अब लोग क्या होते हैं, सिस्टम में घुस के उनको समझ आती है इंडस्ट्री के बारे में। लेकिन अगर यही उनको एजुकेशन मिलनी शुरू हो जाए, कोई ऐसा सिस्टम बन जाए, जैसे भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए भी गए हैं, उनको एजुकेशन मिलनी शुरू हो जाए, वहाँ पे एक एजुकेशन हो, पढ़ाई हो, बताया जाए कि कंपनी में क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, तो ये गलतियाँ ना करें लोग। शायद कुछ लोग डरते हैं कि ज़्यादा एजुकेशन भी मिलना मुश्किल, मतलब
फ़ायदे में नहीं है कंपनीज़ के इसका शायद कुछ लोग मानते हैं कि ज़्यादा एजुकेशन मिल जाएगी तो कंपनीज़ को भी घाटा है। मानते हैं कुछ लोग हैं जो अपना चाह रहे हैं कि बस हम ही राज करें इंडस्ट्री के ऊपर। कुछ कंपनीज भी ऐसे सोचती हैं, ठीक है, उनकी सोच है, सही है, लेकिन एक हर चीज़ के देखो प्रॉज एंड कॉन्स रहते हैं। Right. और एक बहुत बड़ा सेगमेंट ये भी है जो एजुकेशन चाहता है। ठीक है, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे समझ है और मैंने एक्सपीरियंस लिया है, समझ आई मुझे चीज़ों की और मुझे पता है कि मुझे क्या तकलीफ हुई। ठीक है, तो वो लोगों को पता होनी चाहिए। इनफैक्ट आप जाके कंपनी से बात करो कि जब ज्वाइन करने से पहले कि सर प्लान तो नहीं चेंज करोगे, है ना, करोगे तो किस सिचुएशन में करोगे। मतलब बंदा भी जाके कंपनी से सवाल करे, करना चाहिए। आज कंपनियां अपने झूठी चीज़ें दिखा के, कंपनी की फैक्ट्री होती नहीं है, बोलती मेरी फैक्ट्री है। बंदा जाके सवाल करे, सर फैक्ट्री तो दिखाओ मुझे कहाँ है। ठीक है, उसको चेक करना चाहिए, गूगल में भी चेक करना चाहिए, फैक्ट्री का नाम डाल के कि डायरेक्टर्स ऑफ दिस कंपनी या डायरेक्टर्स ऑफ दिस फैक्ट्री, आप जाके चेक करिए। सर 90% लोग तो इन्फ्लुएंस में आके ही ज्वाइन करते हैं। एग्जैक्टली, यही तो प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। वो ताम झाम दिखा देते हैं ना, मेरे को आया तेरे को भी आएगा। ठीक है, बंदा भी बेचारा, लोग भी इतना सोच नहीं पाते प्रैक्टिकली कि यार इसको कैसे आया होगा, क्या कौन सी मेहनत की होगी, क्या चीज़ें होंगी, क्या मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, आज बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी इंडिया में काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, प्रोडक्ट्स महंगे हैं। ठीक है, लेकिन हर कोई वो प्रोडक्ट्स नहीं सेल कर सकता। वो एक अलग क्लाइंटेज है, एक अलग सेगमेंट है। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे काम कर रही हैं वो कंपनियां। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी जैसे हम लोग आयुर्वेदा में बेसिकली डील कर रहे हैं, तो हमारे साथ उस कैटेगरी के लोग जुड़ रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से सेगमेंट के साथ, कौन सी कंपनी के साथ जुड़ रहे हो, उसमें प्रोडक्ट्स कैसे हैं। ठीक है, कई कंपनियां हैं जिनके सिर्फ लेडीज़ के प्रोडक्ट्स ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, प्लान कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, उनकी सोच कैसी है, लोग कैसे हैं। तो कंपनी ज्वाइन करने से पहले ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। और अगर कोई एजुकेशनल बॉडी बन जाती है, कोई एजुकेशन देने वाली है, तो इससे तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो सर हमने बहुत कुछ जाना आपकी जर्नी के बारे में और बहुत कुछ सीखा। डायरेक्ट सेलर्स ने, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ को भी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, आई एम श्योर। तो इसी सफ़र के साथ हम आप दुआ करेंगे कि आप और बहुत ग्रो करें और खूब नाम कमाएं और डायरेक्ट सेलिंग को ऊंचाइयों तक ले जाएं। थैंक यू सो मच। मेरे लिए दुआ मत करना, हमारी टीम के लिए दुआ करना, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए दुआ सबके लिए करना। दुआ है सर। हम चाहते हैं ये इंडस्ट्री फ्लरिश हो। जी बिल्कुल। और इस इंडस्ट्री के द्वारा हमारी कंट्री में जो सहयोग है, जो मेक इन इंडिया और इकोनॉमी को एक बूस्ट मिल सकता है, मैं मानती हूँ, तो वो मिले। जी बिल्कुल। तो उसके लिए आप सबका बहुत शिद्दत से काम करना बहुत ज़रूरी है और हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका इस शो पर आने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।